आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुखिया शेखर सुमन जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को लाल बटा देकर सम्मानित करें। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ठीक है। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित एसपी साहब, डीडीसी साहब, सभी अन्य पदाधिकारीगण, हमारे राजनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए सम्मानित मुखियागण, हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्यगण, हमारे सम्मानित सरपंचगण, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मानित वार्ड सदस्य, सभी सम्मानित पंच एवं अन्य सभी उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, इस प्रखंड के उपस्थित अन्य सभी सम्मानित निवासीगण, हमारे बीच उपस्थित जीविका की दीदियां, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम, साथ ही साथ उपस्थित मीडिया के भाइयों, बहुत ही वाकई ये ताज्जुब की बात है कि जीतिया पर्व होने के बाद भी इतने अधिक संख्या में आप लोग आए हुए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोगों का लगभग 9वां, जहाँ तक हमको याद है 9वां जनसंवाद कार्यक्रम है मधुबनी जिले में, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में राजनगर प्रखंड की धरती पर आते हैं। वाकई में आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बस यही अनुरोध रहेगा कि इतनी संख्या में आए हैं तो जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं थोड़ी देर आप लोग सुन भी लें और काफी समय से योजनाओं के बारे में जानकारी आप लोग को दी जा रही थी। डीसी साहब ने विस्तार से बताया, एसपी साहब ने बताया, साथ ही साथ कुछ आपके बीच के विभिन्न सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी रहे हैं उनके द्वारा भी अपना अनुभव साझा किया गया। उद्देश्य यही है इस जनसंवाद कार्यक्रम का, एसपी साहब ने बता रहे थे, हम लोग जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाना सबसे पहला उद्देश्य हम लोग हर जगह यही अपना रखे हुए हैं कि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं हर एक व्यक्ति तक उसकी जानकारी देना। क्योंकि हम लोग कार्यालय में जब लोगों से मिलते हैं या पंचायतों में निरीक्षण के लिए जाते हैं तो देखते हैं कहीं न कहीं कुछ गैप है। कभी कभी लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, योजनाओं के बारे में नहीं जानकारी रहती है, जिस कारण से उसके लाभ से लोग वंचित रह जाते हैं। तो जो प्रशासन और पब्लिक के बीच एक गैप है, हम लोगों का यही प्रयास है इसके माध्यम से इस गैप को दूर करके आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे बैनर भी लगे हैं विभिन्न योजनाओं के लिए, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ भी लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ हम घर में 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, साथ ही साथ कचरा कलेक्शन संग्रहण के लिए साइकिल रिक्शा खरीदा गया है और उनका इसमें प्रावधान यही है कि हर एक घर से सुबह सुबह हर एक वार्ड में वो जाएगा और डस्टबिन में आप लोग जो कचरा घर का दिन भर का निकाल के रखे होंगे पिछले दिन का, सुबह सुबह आपसे कचरा कलेक्ट करेगा और पंचायत की जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे लाएंगे उसको। और जो कचरा 2 प्रकार का कचरा मुख्यतः रहता है, हम लोग गीला कचरा, सूखा कचरा कहते हैं। सूखे कचरे में जो प्लास्टिक वेस्ट है, ग्लास है, आपकी ट्यूबलाइट जो टूटती है, बल्ब टूटता है या कागज, ये सब सूखे कपड़े में आ जाता है। और गीला कचरा में जो खाद्य सामग्री या जो सब्जी काटते हैं उसके बाद जो बचता है, खाना अवशेष बचता है, ये सब करके गीले कचरे में रहता है। तो गीला कचरा जो होता है वो उसका कंपोस्ट बन सकता है, उसको कलेक्ट करके लाएंगे तो उसको कंपोस्टिंग करके खाद बनाया जाएगा। और जो सूखा कचरा रहेगा उसको एजेंसी के माध्यम से उसको पंचायत में उसको बेच देंगे। तो आपको 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, तो ये काम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। अब इसमें इसका फायदा आप लोग समझ लें कि जो कचरा सामान्यतया है, जब तक अभी तो शहरी क्षेत्रों में कचरा का संग्रहण होता रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा का निस्तारण कैसे करते हैं आप लोग? कचरा रहेगा घर के पीछे किसी एक जगह पे उसको फेंक देंगे, कचरा को फेंक देंगे और ये समझेंगे कि समस्या खत्म हो गई पीछे। लेकिन वो कितना गंदगी, कितना बीमारी फैलाता है ये आप लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक रहता है वो कभी सड़ता गलता नहीं है, ग्लास कभी सड़े गलेगा नहीं, आपके घर के आसपास कहीं फेंके रहेंगे, तो किसी न किसी माध्यम से घूम फिर के हम ही लोग उसका सेवन कर लेते हैं।
इसी कारण से कैंसर जैसी बहुत गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। ये बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि अब इतना साल दर साल अगर प्लास्टिक ऐसे फेंकते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि समय पूरे धरती ही ग्लास और प्लास्टिक से भर जाए और हम लोग वही खाएं, वही सेवन करें, वही बीमार होते रहे। तो ये अपने पंचायत को शुद्ध रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा। तो उसके लिए मैं यही अनुरोध करूंगा, 2 बिंदु इसके भी सफल क्रियान्वयन के लिए। एक तो कचरा अपने स्वयं भी और अपने घर के अन्य सदस्यों को भी समझाएं कि जो डस्टबिन दिया जा रहा है उसका प्रयोग डस्टबिन के रूप में ही करें, कचरा रखने के लिए ही करें, उसको प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कतई न करें। मेरा सिंसियर अनुरोध है। कुछ लोगों को मैंने देखा है पंचायत निरीक्षण के समय पे कि हमारे गए हम एक वार्ड में देखने के लिए, तो वहाँ पे पूछा मैंने का डस्टबिन दिखा दीजिए जो पंचायत के द्वारा दिया गया था। तो हमारी बहन उसको एक ले आई और उसमें एक में दाल रखे हुए थे, एक में चावल रखे हुए थे। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब उसको आप अनाज रखने के लिए उसका प्रयोग करने लगेंगे या उसको नहाने के लिए बाल्टी के रूप में यूज करने लगेंगे, तब तो पूरी स्कीम ही फेल हो जाएगी। तो ये बहुत ही छोटा प्रयोग है। अगर नहाने के लिए बाल्टी के रूप में यूज करें उसको क्या फायदा होगा? लेकिन जो कचरा संग्रहण का काम है इसकी गंभीरता को समझिए, कितना बीमारी फैलाता है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा, डस्टबिन का प्रयोग डस्टबिन के रूप में ही करें। 2 प्रकार का, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा डालें। ये आदत में लाने की बात। डीएम साहब, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, यहाँ पे उपस्थित एसडीएम साहब, यहाँ सब सहारा मेन रोड में छिए, जखनी चाहते तखनी सरकार उतार के फेंक देते। एक सप्ताह में हमें तो रोड फेंक में सिद्ध रह गए बच्चे सिद्ध रह गए। बैठ जाओ। मोबाइल जो है आज के डेट में लोगों के लिए केवल मोबाइल का ही काम नहीं करता है, वो उसमें आपका सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रहता है, आपके बैंक अकाउंट के सारे डिटेल रहते हैं, एटीएम कार्ड के सारे डिटेल रहते हैं, सारा पासवर्ड आप लोग सेव करके रखते हैं, सब आपके फोटो वीडियो जितने भी यादें हैं हर चीज आपको उसमें सेव रहता है। तो केवल मोबाइल ही नहीं रह गया बल्कि आपको भावनाओं से बहुत जुड़ा हुआ रहता है। तो लोगों को अगर मोबाइल खोया हुआ हम लोग खोज कर देते हैं तो लोगों को बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। और मधुबनी पुलिस ने अभी तक 2 फेज में 180 स्मार्ट मोबाइल को खोज करके उनके जो एक्चुअल भारत के एक्चुअल मालिक थे उसको हम लोगों ने लौटाया है ऑपरेशन उसका हमको था। और ये जो 180 मोबाइल हम लोगों ने लौटाया है उसका कीमत लगभग 35 लाख से ज्यादा का था। तो ये सारी चीजें की जा रही है। उसके अलावा एक साइबर क्राइम पे थोड़ी 1 मिनट में बोलना चाहूंगा। मैं जानता हूँ गर्मी है थोड़ा सा। साइबर क्राइम में मैं जब अपने ऑफिस में बैठता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि काफी लोग आते हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड होता है। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो केवल जिले में ही बैठे नहीं होते, वो कहीं भी, क्योंकि चीजें जो है फोन से या इंटरनेट से वो कर पाते हैं, तो इसलिए उनको फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कहीं से भी, ज्यादातर आजकल राजस्थान एक हब हो गया है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स काफी होते हैं, मध्य प्रदेश एक हब हो गया है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स काफी होते हैं। तो वहां से बैठे बैठे आपको कॉल करते हैं, आपसे आपका डिटेल अकाउंट नंबर या फिर एटीएम नंबर, और आपको डरा के कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या आपका एटीएम बंद हो जाएगा अगर आप ये डिटेल नहीं बताते हैं, तो आप डर के मारे बता देते हैं। मेरा अनुरोध यही होगा कि आपसे कोई भी किसी भी कारण से अगर आपका अकाउंट नंबर या आपका पर्सनल डिटेल, आपका आधार नंबर, आपका क्या कहते हैं एटीएम नंबर या ओटीपी कुछ भी पूछे, एकदम नहीं बताइए। अगर आपको बहुत डाउट लगता है तो अपने नजदीकी बैंक में चले जाइए, उनसे पूछिए, लेकिन उनको भी नहीं बताना होता है अपना जो पासवर्ड है या डिटेल है, निजी डिटेल है, क्योंकि उसका मिसयूज हो जाता है। कई बार भी हो गया आजकल एक नई चीज हो गई है कि आपसे लोग आते हैं घर पे कि आपका आधार नंबर बनवाना है और आपका अंगूठा का निशान लेने के लिए अपने मशीन में बोलते हैं अंगूठा डालिए। वो भी जब तक आपको पूरी तरीके से वेरिफिकेशन में हो जाए कि आदमी सही है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अंगूठा के डाल देने से ही आपका बहुत सारा डिटेल, सारा बैंक का डिटेल, मोबाइल नंबर, सारी चीजें निकल जाती है।
तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। उस साइबर क्राइम से और साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए मधुबनी जिला में अलग से एक साइबर थाना भी स्थापित हुआ है, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो साइबर क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए, टेक्निकली काम करने के लिए ट्रेंड होते हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको अगर जब भी किसी तरह की कोई आवश्यकता हो तो जरूर वहाँ पे जाकर के और कंप्लेंट दर्ज करें। इसके अलावा 1930, आप लोग ज़्यादातर लोग नहीं पता होगा, साइबर हेल्प सेंटर है 1930। अगर किसी तरह का अगर होता है इस तरह की घटना तो जरूर तुरंत कॉल करके, साइबर फ्रॉड जैसी हो तुरंत कॉल करके वहाँ पे बताइए, ताकि अगर कोई भी आपका पैसा फ्रॉड करके निकाल लिया है तो उसको ब्लॉक किया जा सके, उसको आपके अकाउंट में वापस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी पुलिस के द्वारा, कई अन्य चीज़ें भी की जाती रही है। और आप लोग को भी कोई भी अभी फीडबैक हो, आपको कोई भी आपका कंप्लेंट हो, जरूर यहाँ पर हम लोग को दे दीजिएगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस त्योहार की इतनी भारी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पानी बहुत हद तक नहर में जा रहा है, हम लोग अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। उस नहर में सीबीपट्टी गांव के पश्चिम की दिशा में है, उस नहर में एक पुल की आवश्यकता है। कृपा करके जिला पदाधिकारी महोदय का ध्यान हम उस पर आकृष्ट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या हम लोगों को है, नील गैस, सूगा और बंदर के द्वारा इतना उपद्रव किया जा रहा है कि खेत में एक भी फसल लगाना मुश्किल हो गया है। न बारी झाड़ी में सब्जी हो रहा है, न बाद में फसल हो रहा है, बहुत उपद्रव हो रहा है। इस पर भी अगर कोई समाधान हो तो जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर भी ध्यान थोड़ा दिया जाए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे जिला से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण, बड़ी खुशी की बात है हमारे यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमको कहा गया है कि यहाँ की समस्याओं के बारे में कहने के लिए, तो अभी सीबीपट्टी मुखिया जी ने अभी श्रीमान आपको के द्वारा कहा गया है कि यहाँ नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर का प्रकोप इतना है श्रीमान कि यहाँ के किसान अब खेती से ऊब गए। और जब हमारे चौर में श्रीमान का ध्यान अगर गया होगा तो कहीं कोई फसल नहीं है। बंदर का इतना प्रकोप है कि धान के फसल को बीज से चीरता है, और जब फल लगने वाला होता है उसी समय उसको नष्ट कर दिया जाता है। नीलगायों का तो इतना प्रकोप है कि गेहूं का फसल किसानों ने करना छोड़ दिया। बड़ी समस्या है, आलू की खेती नहीं कर सकते हैं, जंगली सुअरों का आतंक है। तो श्रीमान अगर इस समस्या से का कोई समाधान अगर जिला स्तर पर हो तो मैं बारंबार आग्रह करूंगा कि हम किसानों को इससे मुक्ति दिलाया जाए। और चूंकि हम भी किसान हैं और इससे हम स्वयं भी त्रस्त। दूसरी समस्या हमारी है महोदय कि हमारे यहाँ बिलवार ग्राम में एक मध्य विद्यालय है। मध्य विद्यालय का जो भवन है वो अति जर्जर है। वो आज से नहीं श्रीमान, यह कई वर्षों से है। आपके पूर्ववर्ती जिला पदाधिकारी महोदय थे, तो जब उन्होंने भवन को देखा तो तुरंत विद्यालय में उस भाग में पठन पाठन कार्य को रोक दिया। उनके आज से 10 वर्ष पहले की बात है। और उनके जब जनता दरबार लगाया गया था सरकार आपके द्वारा उसी स्कूल के प्रांगण में, तो उसी समय रोक दिया गया। और आज तक मेरे द्वारा कई बार जिला स्तर पर आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक श्रीमान इस दिशा में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमारा विनम्र आग्रह है कि इस भवन को अपने स्तर से दिखवा करके या उसको जल्द बनवाने का कृपा की जाए। तीसरी समस्या हमारी है कि श्रीमान जहां श्रीमान का पदार्पण हुआ है वह कंप्लीट महादलितों का यह टोला और महादलित बहुल यह क्षेत्र है। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई से विमुख होते जा रहे हैं, शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। इसका कारण है कि यहाँ से 2 किलोमीटर पर स्कूल है। मेरे द्वारा यहाँ एक विद्यालय का नवसृजन किया गया था,
लेकिन संजोग से विद्यालय भवन नहीं बढ़ने के कारण वह विद्यालय दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया और वह विद्यालय रघुनी देहत गांव में चल रहा है और यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षा का घोर अभाव होता जा रहा है। हमारा विनम्र आग्रह है कि यहाँ एक विद्यालय की पुनर्स्थापना की जाए जिससे यहाँ के बच्चे शिक्षित हो सके। धन्यवाद। इतना ही पंचायत से हम बोल रहती है। हमारा वृद्धा पेंशन भेजता है 400, वैसे गुजर नहीं जाती है सरकार। तखन हम मिथिला पेंटिंग बनाती है तो कहना का हम गुजर करती है। की करती है वैसे हमारा 400 से नहीं जाती है गुजर, यहाँ करती है। आप हमारा कुछ नहीं तीनों द्वारा नहीं है तो हम मिथिला पेंटिंग बनाती है, कहना का हम गुजर करती है। हमारे पति तार खजूर चोरा छलखिन गा बंद कर देथिन सरकार तो कथी कमा के खेतिन का बड़ जोर के दिक्कत हो गए। 3 गो बाल बच्चा छथिन, दिक्कत हो गए तो ब्याज दुकान में पैसा देलखिन, ओहि में 10,000 देलखिन पहिने तो कहलखिन दुकान खोले लागी तो कटघारा ले ली आ वैसे मतलब 20,000 देलखिन किराना के दुकान खोले ली। वही से अपनी मतलब घर आश्रम चले 7,000 रुपया देलखिन घर आश्रम चलवे ले। तकर बाद से मतलब अभी 30-40,000 के पूंजी लागल है का बड़ सुंदर छी बाल बच्चा मिलकर खाई छी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने अपने साथ निश्चित योजना पहला के अंतर्गत 3 योजना, पहला कुशल युवा कार्यक्रम, दूसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना, तीसरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें एक IP कुशल युवा प्रोग्राम, दिसंबर 2014 में चालू हुए थे, जिसके संचालक BSDM से हुई थी। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रोग्राम हैं। पहला CIT, CLS, CSS। CIT के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा CLS, जिसके अंतर्गत हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी और इंग्लिश जिन छात्राओं की कमजोर होती है वो इसके माध्यम से सीख सकते हैं आसानी से। और फिर CSS, जिसकी मदद से हम बातचीत करने का तरीका को अपनी व्यवहार कौशल के माध्यम से सीख सकते हैं। कई प्रतिनिधि द्वारा ये शिकायत किया गया है कि जंगली जानवर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। ये संवाद का ये फायदा हुआ। कभी भी हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, पंचायत में निरीक्षण करने भी जाते थे, लेकिन कोई भी किसान भाई जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को नहीं उठाए, क्योंकि सब लोग जब हम लोग जाय जनता व्यापार में मिलते हैं, पंचायत निरीक्षण में जाते हैं, तो जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं लोग उन्हीं परिवार को देते हैं। जो जन सरोकार के पूरे समूह के रूप में आयोजित होती है वो छूट जाती है। इसका फायदा हुआ। अभी नील गाय के बारे में, जंगली सुअर के बारे में ये लोगों ने बताया, काफी प्रावधान है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें प्रावधान से निर्णय लेने का निश्चित रूप से हमें विभाग मिल रहा है, उसको डिपार्टमेंट को भेजेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। उनके ऑप्शन धारा को वापस लौटाया, इसका कुल दिनों लगभग 35 लाख रुपये के आसपास। उसके अलावा अभी लगातार हमारी रिकवरी टीम जो खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल जिनका संज्ञान या में दर्ज किया गया है, इनका डिटेल लेकर के लगातार ट्रैक करके और उसको रिकवर करने की कोशिश करती रह रही है और आगे भी इस अगले चरण में हम लोग उसको स्टार न्यूज़ मधुबनी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूँ